The channel. This is Jesukate, and now we are moving towards unit number 4 of organizational behavior, that is group behavior and leadership. Let me give you a quick recap. Unit number 1 में हमने organizational behavior as a whole पढ़ा था. देन यूनिट नंबर 2 में हमने इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करी थी. यूनिट नंबर 3 में हमने कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन की बात करी थी. तो हम ओवरऑल, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर के कुछ पार्ट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं. अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, जब मैंने इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करी थी वो यूनिट नंबर 2 था. अब ये यूनिट नंबर 4 में हम ग्रुप बिहेवियर की बात करेंगे और लीडरशिप की भी बात करेंगे. सो दिस यूनिट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल बिहेव व्हेन दे वर्क इन ग्रुप्स. ये यूनिट हमें ये बताती है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं जब हम उन्हें ग्रुप में रख देते हैं, साथ में काम करवाते हैं. हाउ हाउ लीडर्स इन्फ्लुएंस पीपल. जो मान लो एक ग्रुप होता है तो उनके लीडर्स भी रखे होते हैं, तो लीडर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप को. हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज एंड आर मैनेज. कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं और उनको हम कैसे मैनेज भी कर लेते हैं. तो रिमेंबर, एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रन बाय इंडिविजुअल्स अलोन. इंडिविजुअल अकेले तो चला नहीं लेंगे ऑर्गेनाइजेशन, बट बाय ग्रुप्स एंड लीडर्स. पर ग्रुप्स और लीडर्स चलाते हैं. ग्रुप्स में काम होता है, उनके लीडर होते हैं जो उनको मैनेज करते हैं. सो पार्ट ए में हम बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर की, एंड ऑब्वियसली पार्ट बी फिर लीडरशिप का ही होगा. पार्ट ए में हम बात करते हैं ग्रुप का मीनिंग क्या होता है. अ ग्रुप इज two or more people interacting with each other who are aware of each other and work together to achieve a common goal. दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिनको एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता होता है और वो साथ में काम करते हैं एक कॉमन, दोनों का सेम मतलब गोल जो है, एक ही गोल है उसको पूरा करने के लिए, तो वो ग्रुप कहलाता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ क्या है. mere collection of people is not a group. देयर मस्ट बी इंट्रैक्शन प्लस शेयर्ड पर्पस. मतलब सिर्फ अगर आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया तो वो ग्रुप नहीं होता. उनके बीच में इंट्रैक्शन भी होना चाहिए, उनका जो पर्पस है वो शेयर्ड, तो सेम पर्पस भी होना चाहिए. एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयज इन अ डिपार्टमेंट. अब स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रुप में हैं और वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन भी होगा. उनका एक पर्पस है कि प्रोजेक्ट करना है पूरा. एम्प्लॉयज़ हैं, एक डिपार्टमेंट में है, उनको डिपार्टमेंट की बहुत सी चीज़ें, ग्रोथ, सेल, सब कुछ करनी है, तो एम्प्लॉयज़ साथ में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो इंट्रैक्शन भी होगा, पर्पस भी सेम है. अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप. मीनिंग ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है. ग्रुप फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड डेवलप इनटू अ फंक्शनिंग ग्रुप. वो प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल सब जब साथ में मिलके आते हैं तभी ग्रुप बनता है. मैं एक पर्सन को ले लूँ, मैं, आप आ गए, आपका फ्रेंड आ गए, हम 3 बच्चे हो गए. तो ये जो 3 बच्चे हैं ये बना क्या रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं. ठीक है. एंड डिवेलप इनटू अ फंक्शनलिंग ग्रुप. फंक्शनिंग ग्रुप, ग्रुप तो बन रहा है बट उसके बाद हम उसमें जो काम कर रहे हैं तो एक फंक्शनिंग ग्रुप बन रहा है. सो ग्रुप्स आर फॉर्म बिकॉज पीपल कैन नॉट डू एवरीथिंग अलोन. ग्रुप बनते ही इसलिए हैं, क्यों, क्योंकि लोग हर सारा काम ना अकेले नहीं कर सकते. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइड वर्क इनटू टीम्स. तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं काम को टीम्स में डिवाइड कर देती है. स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, टक्समैन मॉडल्स. तो क्या क्या स्टेजेस होती है ग्रुप के फॉर्मेशन की. सबसे पहले तो हम फॉर्मिंग करते हैं, देन हम स्टॉर्मिंग करते हैं, देन हम नॉर्मिंग करते हैं, देन हम परफॉर्मिंग करते हैं, एंड देन हम एडजॉर्निंग करते हैं. ये कुछ स्टेजेस हैं ग्रुप फॉर्मेशन की. फॉर्मिंग में क्या होता है, मेंबर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर्मिंग में क्या होता है, मेंबर्स जो हैं पहली बारी मिलते हैं एक दूसरे से. बिहेवियर जो होता है वो पोलाइट होता है एंड फॉर्मल होता है. लोग जो है ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड गोल्स एंड रोल्स. अब जो लोग आए हैं इस ग्रुप में वो क्या समझने की कोशिश करते हैं, क्या गोल रहने वाला है, क्या रोल्स रहने वाले हैं. लिटिल वर्क इज डन एट दिस स्टेज. अब इस स्टेज पे क्या होता है ना, काम तो बड़ा कम ही होता है. क्यों, क्योंकि इस टाइम पे अभी लोग तो नए आए हैं, काफ़ी पोलाइट है, कुछ समझ आ नहीं रहा है, धीरे धीरे समझने की कोशिश और कर रहे हैं. तो ये एक वो स्टेज है जब ग्रुप बन ही रहा है. तो जब आपने कभी भी नोटिस किया हो, कोई भी चीज़, कोई भी पर्पस के लिए इवन बच्चे ही इकट्ठे करने हो तो उस दिन तो काम कुछ नहीं होता. इवन क्लास ही पहली क्लास लेनी हो तो उस दिन तो यही होता है कि बातचीत होती है, कौन क्या है, किधर से आया है, तो क्या होता है जो काम मेन होना चाहिए, जो पढ़ाई होनी नहीं होती. ऐसे ही जब यहाँ पे फॉर्मिंग हो रही है तो नए नए मेंबर्स आए हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, अभी पोलाइट है, फॉर्मल है, समझ रहे हैं और गोल्स वगैरह समझ रहे हैं. तो अभी सब चल रहा है. ठीक है. ये था पहला स्टेज.
सेकंड स्टेज होता है स्टॉर्मिंग। अब क्या होता है ना, अब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्टार्ट, अब होता है डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, मैं क्यों मानूं, मैं ये नहीं कर रहा, दूसरा कहे मैं क्यों करूं। तो मेंबर्स चैलेंज अथॉरिटी एंड रूल्स। अब मेंबर्स में ये भी चैलेंज आता है अथॉरिटी का, किसको क्या अथॉरिटी मिल रही है, किसका क्या रोल है। सब देखो इतना इजी नहीं होता लोगों को मैनेज करना है ग्रुप में। हर इंसान, जैसे हम इस पूरे सिलेबस में ही पढ़ते आ रहे हैं कि सबका नेचर, पर्सनालिटी, कोई अग्रेसिव है, कुछ सब कुछ कितना डिफरेंट है ना। एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। हम किसी को मान ही नहीं सकते तू मेरी तरह है, क्यों है मेरी तरह, है ही नहीं। तो बस यही है स्टॉर्मिंग में कि अब लड़ाइयाँ शुरू होंगी। तो अब ऐसे लिख सकते हैं कि बिग बॉस का कह रहे हैं, चलो जस्ट हैव अ रियलिटी शो और एनीथिंग, जस्ट सपोज दिस अ रियलिटी शो, मेंबर्स गेम, अभी अभी आए हैं समझने, हाय हेलो कैसे हो, ठीक है, अच्छा आप भी हो, ओ अब आए हैं असलियत में। अब मैं क्यों करूं, तू करना यहाँ का, मैं नहीं मार रहा झाड़ू, मैं क्यों बर्तन करूं। तो ये नया स्टेज आया, ठीक है। पहले तो बड़े प्यार से थे, मैंने कहा था ना पोलाइट है, अभी बहुत प्यार से बात करेंगे, अभी नए नए आए हैं, फिर असलियत में आएंगे, चल तू कर ऐसे। दिस स्टेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल। है ना, ये स्टेज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो है ही नेचुरल। अगर आप 4 बच्चे, कोई भी पर्सन साथ में काम कर रहे हो, कुछ है तो कॉन्फ्लिक्ट आना, बहस होना, डिसएग्रीमेंट्स होना इज नेचुरल, ये तो होगा ही। ज़रूरी नहीं है जिस पॉइंट पे मैं रिलाई कर रही हूँ आप उस पॉइंट को मान ही जाओ, और क्या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे से मैच करता हो, नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आती हैं। अब थर्ड स्टेज जो है वो है नॉर्मिंग। मेंबर्स स्टार्ट एडजस्टिंग, ग्रुप नॉर्म्स डेवलप, कोऑपरेशन इंक्रीजेस, टीम स्पिरिट बिगिंस हियर। अब कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ठीक है। अब जो स्टेज आया उसमें क्या है ना, अब तो देखो साथ में ही रहना है, क्या करें, हंसेंगे, रोएंगे, मरेंगे, पिटेंगे, क्या करेंगे, यहीं बैठेंगे। थर्ड स्टेज में नॉर्मिंग में अब मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना शुरू करते हैं। यहाँ पे ग्रुप के नॉर्म्स बनते हैं, हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, डेवलप होते हैं। यहाँ कोऑपरेशन फिर बढ़ना शुरू होता है, साथ में काम करना, साथ में एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यूज पे हामी करना, सबके ओपिनियन सुनना, ठीक है। अब यहाँ पे जो टीम का सच का स्पिरिट है ना वो बनता है, ठीक है। उसके बाद ये परफॉर्म करना शुरू करते हैं, मतलब पहले आए, बहसबाजी करी, फिर समझे, महीना पहले लड़ाई करी, ठंडे हुए, अब काम करना शुरू करते हैं। मतलब इतनी देर से लोग काम किसी ने नहीं करा, आए बैठे खाया पिया, काम नहीं कर रहा अभी तक, अब काम करेंगे ये लोग। मतलब 3 स्टेज निकल चुके हैं तब जाके समझ आ रहा है अब काम करेंगे, जबकि काम करने के लिए इन्हें बुलाया था, ठीक है। अब परफॉर्म कर रहे हैं। सो ग्रुप वर्क्स एफिशिएंटली, अब बड़े प्यार से, अब तो एफिशिएंटली वर्क हो रहा है जी, हाई प्रोडक्टिविटी एंड ट्रस्ट। अरे ट्रस्ट, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज ऑफ ग्रुप। होएगा ही बेस्ट स्टेज, क्यों नहीं होगा। 3 स्टेजेस में तो इन लोगों ने काम ही नहीं करा, इनको काम के लिए बुलाया था, काम ही नहीं कर रहे हैं, ये बेस्ट स्टेज है, क्यों नहीं होगा। मैं तो कह रही हूँ बेस्ट स्टेज है ग्रुप परफॉर्मेंस का, ठीक है। ग्रुप में जो इन्हें काम करना था ना, ये बेस्ट स्टेज है, ये ऐसा कह रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे तो इन्होंने काम करना शुरू ही करा है, परफॉर्मिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने परफॉर्मिंग एक्सप्लेन नहीं करा ना, इसका मतलब ऊपर काम ही नहीं होगा। गॉट इट। ये फोर्थ स्टेज है। फिफ्थ में क्या होगा, एडजॉर्निंग, ग्रुप डिसबैंड्स आफ्टर टास्क कंप्लीशन, इमोशनल क्लोजर, ठीक है। अब इनका काम पूरा हो गया, अब रियलिटी शो खत्म हो चुका है। अब यू वर सो स्वीट, कितना मैं मिस करूँगी। सो इमोशनल क्लोजर पे बंद हो जाता है, ग्रुप अब खत्म हो रहा है, डिसबैंड हो रहा है। वाई, क्योंकि अब जो इनका गोल था, इनका जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने 5 स्टेजेस पढ़ी, ग्रुप फॉर्मेशन किया है, मजा आया। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म आता है ना आंधी तूफान, तो समझ जाओ अब आगे लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई। अब नॉर्मिंग, अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं, ठीक है। अब परफॉर्मिंग, अब काम करेंगे। एडजॉर्निंग, एडजॉर्निंग बंद कर रहे हैं, एडजस्ट, एड क्लोजर, ठीक है। और पहला वाला तो है ही फॉर्मिंग, ग्रुप फॉर्मिंग से ही समझ जाओ, फॉर्म हो रहा, ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेप्स तो फॉर्मिंग, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप बिहेवियर। समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। ग्रुप बिहेवियर रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप नॉट अलोन। तो अब ग्रुप को मैं क्या ही एक्सप्लेन करती हूँ और इसके बिहेवियर को क्या ही एक्सप्लेन करती है ना। इन्होंने यही बताया कि जो कैसे इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल को मिला मिला के तो इन्होंने ग्रुप बनाया, तो उन्हीं इंडिविजुअल्स की बात हो रही होगी ना ग्रुप में भी तो वही रहेंगे। तो कैसे इंडिविजुअल बिहेव करते हैं जब उन्हें ग्रुप में डाल दो, अकेले नहीं है ग्रुप में डाल दो, अब कैसे बिहेव कर रहा है तो समझ जाओ ग्रुप बिहेवियर है। इंपॉर्टेंट, वैसे ही एक ही बंदे की बता रहे बट कह रहे ग्रुप बिहेवियर। ओके, सो इंपॉर्टेंट आइडिया यहाँ क्या है, अ पर्सन में बिहेव डिफरेंटली इन ग्रुप देन इंडिविजुअली। एक पर्सन जो है वो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो अलग तरीके से बिहेव करे जब वो ग्रुप में है देन इंडिविजुअली। मतलब जब वो इंडिविजुअली हो क्या पता वो अलग बिहेव कर रहा हो, जब उसे ग्रुप में डाल दे तो वो अलग बिहेव करे। गॉट इट। और ग्रुप इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग। ग्रुप जो है वो थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, डिसीजन मेकिंग और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है कि ऐसे तुम थिंक करो, कैसे तुम सोचो, कैसे डिसाइड करो। अब यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप्स में। ठीक है, फॉर्मल हमें पता है कि वैसे तो, बट बताते हैं ग्रुप जो होते हैं फॉर्मल ग्रुप्स ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। इनफॉर्मल को तो कोई बोलता ही नहीं बनो, खुद ही बन जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं को बनाती थी वैसे, ये तो इन्होंने ऐड ऑन किया है नया कॉन्सेप्ट, ये लोग बुक में लेके आए हैं। और डिफाइंड रोल्स एंड अथॉरिटीज। ठीक है, इनको डिफाइंड इनके रोल्स दिए जाते हैं, अथॉरिटी खुद इनको बताई जाती, कोई दूसरे में तो खुद ही खुद समझ जाते हैं। एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल टीम्स। डिपार्टमेंटल मतलब जो अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं डिपार्टमेंट्स को लेके, कमिटीज बनाई गई हैं। फिर इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हैं ये नेचुरली प्रकृति में बने हैं ये। ठीक है, और ये फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट के बेस पे, तू मेरा दोस्त है या नहीं तो बता, तो ये बनते हैं। एग्जाम्पल लंच ग्रुप बन गया, फ्रेंड सर्कल एट वर्क प्लेस का, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे फ्रेंड सर्कल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप नॉर्म्स। ग्रुप नॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप नॉर्म्स आर शेयर्ड रूल्स और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड हाउ मेंबर शुड बिहेव इन अ ग्रुप। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं जो शेयर्ड होते हैं, मतलब जो रूल्स मैं मान रही वो तू मान, तू मेरा दोस्त, तू काम जो मैं करूंगी वो तू करेगा, मैं रोटी खाऊं तू रोटी खा, ऐसा। तो शेयर्ड रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो सेट कर दिए हैं ग्रुप ने कि हम ऐसे काम करेंगे, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करेंगे, हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करेंगे। तो ये जो ग्रुप नॉर्म्स है ना ये क्या करते हैं? गाइड करते हैं मेंबर्स को, क्योंकि बना दिए गए हैं। अब मेंबर्स को ये गाइड करेंगे कि उनको बिहेव कैसे करना है ग्रुप में। जो भी इंडिविजुअल्स ग्रुप में हैं उनको बिहेव कैसे करना है ये इनके ग्रुप नॉर्म्स इन्हें बताते हैं। ठीक है, ये एज अ गाइड इन्हें करते हैं। ये हमें क्या बताते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब कि हम कहते हैं ना कि यार ये चीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं है यार, या द थिंग यू आर डूइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके दिस इज एक्सेप्टेबल, वी कैन टेक दिस, ऐसे। सो इम्पोर्टेंस क्या होता है ग्रुप नॉर्म्स का? ये डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, ये यूनिफॉर्म बिहेवियर क्रिएट करता है, ये प्रिडिक्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल बीइंग पंचुअल, आप पंचुअल हो, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने सीनियर्स को। ठीक है, तो ये क्या है? ये ग्रुप नॉर्म्स है ना जो हमें समझा रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए। अब ग्रुप रोल्स क्या होते हैं? अ ग्रुप रोल इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स फ्रॉम अ पर्सन बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन इन द ग्रुप। ये सेट ऑफ मतलब कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ किसी एक पर्सन से, उसकी पोजीशन को देख के ग्रुप में। मान लो आपका ग्रुप में रोल है एज अ वी कैन से गाइडर और एनीथिंग, तो जैसा आपका रोल होगा मैं उतना तो आपसे एक्सपेक्ट करूंगी ना कि आप अपने रोल के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे। गॉट इट। रोल्स रिड्यूस कंफ्यूजन। हम जब रोल्स दे देते हैं तो इससे ना कंफ्यूजन काफ़ी कम हो जाती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। वही मैंने ग्रुप बनाया स्टूडेंट्स का, उसमें एक लीडर बना दिया, या फिर ग्रुप जो क्लास को एज अ ग्रुप ले लो, दिस इज या फिर स्कूल्स में हमारे जो हाउसेज होते हैं उसमें एक मॉनिटर बना दिया, तो उसका रोल है, तो मैं उससे उसके रोल के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन रखूंगी कि वो अपने रोल के अकॉर्डिंग बिहेव करे। अगर मॉनिटर है, लीडर है, सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि वो उतना रिस्पॉन्सिबल हो, अथॉरिटी भी उस पर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, काम हो रहा है नहीं हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग मैं समझूंगी कि वो बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर एक्सपेक्टेड वैसा होगा। टाइप्स ऑफ रोल्स क्या क्या होते हैं? टास्क रोल्स, मेंटेनेंस रोल्स, इंडिविजुअल रोल्स। टास्क रोल्स जो हेल्प करते हैं किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है, वो टास्क रोल्स होते हैं। फिर आते हैं मेंटेनेंस रोल्स, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना। फिर आते हैं इंडिविजुअल रोल्स, जो पर्सनल नीड्स होती हैं, समटाइम्स ये नेगेटिव भी हो सकती हैं।
नेक्स्ट है ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस का मीनिंग क्या होता है? द डिग्री टू विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू द ग्रुप एंड वांट टू रिमेन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, किस डिग्री से जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो अट्रैक्टेड है अपने ग्रुप से। ठीक है, मतलब वो अटैच्ड है, कितना वो चाहते हैं कि वो पार्ट रहे ग्रुप का। ऐसा तो नहीं अरे हटो ना, आज कल क्या तुम खत्म करोगे, आज ही मैं निकल रहा हूँ ग्रुप से, ऐसा तो नहीं है। वो ग्रुप का पार्ट कितने अपने मन से रहना चाहते, कितने वो अट्रैक्टेड है अपने ग्रुप से कि यार मेरा ग्रुप इज बेस्ट, मैं इसका पार्ट रहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर हाई कोहेसिवनेस है तो यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। अगर लो कोहेसिवनेस है तो कॉन्फ्लिक्ट बनेंगे, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं अगर मान लो रहना ग्रुप का पार्ट, तो ये इसका मतलब क्या है ना, झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिटी ही नहीं है उनके अंदर, काम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रुप कोहेसिवनेस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप कोहेसिवनेस? अगर ग्रुप का साइज छोटा है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, कॉमन गोल्स होते हैं तो ग्रुप कोहेसिवनेस। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है ना। फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शंस मान लो अगर है, कम हो रही हैं इंट्रैक्शंस तो, और सक्सेस ऑफ ग्रुप अगर हो रही है तो अच्छा, नहीं हो रही होगी तो ऑब्वियसली छोड़ना चाहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप्स वर्सेस टीम्स। टीम का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स कमिटेड टू कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब ही खुद में समझो, लोगों का ग्रुप, अलग अलग लोग, इंडिविजुअल्स लाए, उन्हें साथ में रखा, वो एक ग्रुप बना। अब इनके अंदर स्किल्स हैं अच्छी, है ना, और ये कमिटेड है अपने एक पर्टिकुलर गोल से। इन सबका ना, जो बंदे हम लेके आए थे 4-5 ग्रुप में रखने के लिए, सबका ना एक ही गोल है, कॉमन गोल है। इनकी म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है, मतलब साथ में मिलके ये अकाउंटेबल है, अगर कुछ भी काम गलत होता है सबका अपना वो होगा। ठीक है, और ये कमिटेड है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? कंसेप्चुअल, ग्रुप जो है इंडिविजुअली अकाउंटेबल होता है। ठीक है, अगर ग्रुप मैं लूँ ना, नॉर्मल ग्रुप, तो उसमें मैं ना अकाउंटेबिलिटी जब मैं पकड़ती हूँ ना कि कौन अकाउंटेबल है, तो इंडिविजुअल अकाउंटेबल होता है एक पर्सन। अब टीम में क्या होता है ना, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक पर्सन की ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानूंगी, या सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मानूंगी, तेरी भी, तेरी भी, तेरी भी, तेरी भी। ठीक है, एंड टीम में तुम्हारा, आपकी भी, आपकी भी, आपकी भी, आपकी भी। देन टीम में हायर कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट होता है। क्यों? सबकी अपनी अपनी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं, सब अकाउंटेबल है यहाँ। टीम्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं देन ऑर्डिनरी ग्रुप्स, ऑर्डिनरी नॉर्मल ग्रुप्स कह रहे हैं। ठीक है, तो टीम ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि खुद ही देखो टीम्स में हम किसी भी एक को पकड़ के कह रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होता है मीनिंग? Group decision making is a process where members collectively analyze problem and take decision. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स जब मैं बात करूंगी इसका मतलब ग्रुप्स में है हूँ, तो मेंबर्स जो हैं वो साथ मिलके ना किसी कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको समझते हैं, एनालाइज करते हैं, देन उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का? पहले तो प्रॉब्लम समझो, किसी भी जगह पे, किसी भी चीज़ में अगर आप कोई प्रॉब्लम की बात है, या कोई भी प्रोसेस होता है, उसका सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है? उसको चीज़ समझना। अगर फॉर्म करने हो तो उसको फॉर्म करना, है ना। अगर कोई आइडिया है तो उसका आइडिया पहले जनरेट करना। तो पहला बेसिक क्या है? प्रॉब्लम को समझना, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स देखना। देखो, किसी भी चीज को जब आप सॉल्व करते हो, किसी भी चीज को इवन आप डिसाइड करते हो, क्या वो एक ही चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है? दुनिया इतनी बड़ी है, चीजें इतनी सारी, तो क्या ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे? ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज है, उसके साथ ही हमें एक अलग ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर वो सेम फील्ड में है, चीज का ऑप्शन मिल रहा है, और मेरे को दो अगर ऑप्शंस मिले, पहला ऑप्शन अगर मिल रहा था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर मेरे को दूसरा ऑप्शन मिल रहा है और वो उससे बेटर निकल जाता है, रिसोर्सेज कम लग रहा है, तो मैं उस पर जाऊंगी। ऑल्टरनेटिव देखना भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चेक ही नहीं करूंगी ऑल्टरनेटिव क्या है, तो मैं फंस जाऊंगी। गेटिंग इट? तो पहले प्रॉब्लम को समझना, फिर उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, फिर ऑल्टरनेटिव्स देखना, फिर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना। अब इतने जो ऑप्शंस मैं लेके आई उसमें से सबसे बेस्ट देखूंगी ना, मैं क्यों किसी भी मैं किसी को भी पकड़ लूं, है ना। फिर बेस्ट सोल्यूशन निकाल के लाना। हमने अब पहले इवैल्यूएशन में पकड़ा है, अब उसमें हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये था प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब कौन कौन से टाइप के ग्रुप डिसीजंस होते हैं? एक होता है कंसेंसस, एक होता है मेजॉरिटी, और एक होता है अथॉरिटी डिसीजन। तो
मेजॉरिटी भी पता है, कंसेंसस भी पता है, और अथॉरिटी डिसीजंस हो गए। ठीक है, तो ये ग्रुप डिसीजंस के टाइप्स होते हैं, किस तरीके से ग्रुप डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रुप डिसीजंस के? एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स हैं, यहाँ एक से ज़्यादा, एक पर्सन होता तो हम पे इतने एडवांटेज नहीं होते, ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होते, पर यहाँ इतने लोग हैं, एक का आइडिया, दूसरे का आइडिया, तीसरे का आइडिया, चौथे का आइडिया, गॉट इट। यहाँ बेटर एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस ज़्यादा अच्छे से ली जा सकती है चीज़ों की। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इतने सारे लोग हैं, अब एक एक से पूछो, एक एक की बात सुनो, है ना। फिर ग्रुप थिंकिंग का रिस्क भी होता है कि भाई हर टाइम सही थोड़ी हो। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर इंटरेस्ट, गोल्स और वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स क्लैश। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट है और आपका जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर गया, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहा, मेरे गोल्स या फिर आपके गोल्स या वैल्यूज जो हैं डिफरेंट हो गई। ठीक है, इंडिविजुअल्स की, क्योंकि ग्रुप्स में इंडिविजुअल हैं, हर एक इंडिविजुअल का क्लैश हो गया या फिर ग्रुप्स का जो क्लैश हो गया, वही है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल होते हैं, हम इसे अनअवॉइडेबल नहीं होते, हम इसे अवॉइड कर ही नहीं सकते। हम नहीं कहेंगे कि हर बिल्कुल खत्म हो जाए, हो नहीं सकते, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज है ना ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज होते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट किस किस कारण से हो सकता है, क्या सोर्सेज से आता है? तो अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, बातचीत सही से नहीं हुई, रिसोर्सेज कम है, पर्सनालिटी में अगर डिफरेंसेस हैं, रोल एम्बिग्यूटी है रोल सही नहीं है या रोल्स में कमी है, व्हाटएवर, तो ये सोर्सेज है कॉन्फ्लिक्ट के। सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे सोल्यूशन लेके आए, ठीक है, कैसे खत्म करें, स्ट्रैटेजीज लेके आए, तो अवॉइडेंस, अकोमोडेशन, कंपटीशन, कॉम्प्रोमाइज, कोलैबोरेशन, इन सब चीज़ों से हम रेजोल्यूशन ला सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज है जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को वो करें। अब हमारा ये पार्ट खत्म हो गया, कौन जो था हमारा, क्या था, ग्रुप में हम समझ रहे थे। पार्ट बी जो है लीडरशिप है। लीडरशिप का मीनिंग क्या है? द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट अदर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब लीडरशिप से आप समझ सकते हो, लीडर अपने में क्या होता है? लीडर होता है एक मॉनिटर बना दिया बस। मॉनिटर का क्या ही काम होता है? लोगों का ध्यान देना, लोगों को मैनेज करना, कोई बातचीत तो नहीं कर रहा है ना, सब काम तो कर रहे हैं, ऐसे ही लीडर है। लीडर का क्या काम है? कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना, उनको समझाना, उन्हें मोटिवेट करना, ताकि वो जो अचीव कर सके। और अब सबसे मेन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल, जो उनका गोल है उन्हें वो पूरा करना होता है। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करा जाए, उन्हें इन्फ्लुएंस करा जाए, ताकि वो गोल को पूरा कर सके। लीडरशिप किसके बारे में होती है? इन्फ्लुएंस, फोर्स नहीं होता। इन्फ्लुएंस समझो, इन्फ्लुएंस अलग चीज़ है, फोर्स अलग चीज़ है। फोर्स है कि हम ज़बरदस्ती करा रहे हैं, इन्फ्लुएंस है हम समझा रहे हैं, किसी को कन्विंस कर रहे हैं। पीपल विलिंगली फॉलो अ लीडर। अब यहाँ लोग जो है ना अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं लीडर को। लीडर आगे ये नहीं बोलता काम कर वरना ये करूँगा, लीडर की अपनी मर्जी से फॉलो करते हैं। अब लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज क्या है? लीडरशिप एक्सप्लेन करती है व्हाई सम पीपल बिकम लीडर्स। हमें ये बताया जाता है क्यों कुछ लोग हैं जो लीडर बन जाते हैं, ऐसी क्या चीज़ है उनके अंदर जो उनको लीडर बनाती है। हाउ लीडरशिप अफेक्ट्स ग्रुप बिहेवियर। अब ये लीडरशिप जो है ये ग्रुप के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है। सो लीडरशिप के हम स्टाइल्स पढ़ते हैं। लीडरशिप स्टाइल का पहले मीनिंग समझते हैं। लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ बिहेवियर अ लीडर यूजेस व्हाइल डीलिंग विद सबऑर्डिनेट्स। मतलब किस पैटर्न का बिहेवियर जो है एक लीडर यूज करता है जब उसको सबऑर्डिनेट्स के साथ डील करना है। सबऑर्डिनेट्स कौन है? जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, मतलब टीम्स में काम कर रहे हैं, उनसे जब उसको डील करना होता है, उनसे बातचीत करनी, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, कुछ भी काम करना है, तो वो किस तरीके का बिहेवियर यूज करता है। अब ये अलग अलग स्टाइल्स के भी होते हैं। अब टाइप्स का क्या होते हैं लीडरशिप स्टाइल्स के? सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? लीडर जो है ना सारे डिसीजंस लेता है। यहाँ वो ऐसे नहीं कहता बच्चे तुम डिसीजन ले लो, नहीं, वो कहता मैं ले लेता हूँ, तुम रहने दो, ठीक है, मैं सारे डिसीजन ले लेता हूँ। यहाँ पे ना कोई पार्टिसिपेशन होता ही नहीं, बड़ा ही कम होता है पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज का। क्यों? क्योंकि लीडर कह रहा है ना मैं कर लेता हूँ, फिर क्यों बीच में आ रहे हो यार। वही बात है ना, जब एम्प्लॉयज को जितना तुम्हें कहा गया उतना करो, उससे ज्यादा मत किया करो।
होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है ना, एम्प्लॉयज ना डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है या कुछ भी डिसाइड करना होता है तो उसमें एम्प्लॉयज का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इससे क्या होता है ना, जो क्रिएटिविटी है उसको इनकरेजमेंट मिलती है। क्यों, यहाँ पे जो लीडर है वो ऐसा क्या करता है, लीडर यहाँ पे नहीं डिसाइड करता, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ही आते हैं, वो डिसाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ ही डिसीजंस लेते हैं। तो इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयज़ की भी मोटिवेशन बढ़ता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर जो माइंडसेट होगा, जो आइडियाज़ होंगे, उससे क्रिएटिविटी होगी। थर्ड है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर में क्या होता है ना, कंप्लीट फ्रीडम होती है एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, लीडर एक्ट्स एज फैसिलिटेटर। यहाँ पे लीडर जो है सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम करता है कि उसने अलाउ कर दिया, अब सारा जो है ना सब कुछ ना एम्प्लॉयज देखते हैं, उन्हें कोई यहाँ पे वो नहीं होता कि लीडर बीच में आके कुछ ना कुछ बोल रहा है, नहीं। डेमोक्रेटिक में क्या था, यहाँ पे उनको इन्वॉल्व किया जाता है, यहाँ पे लीडर भी करता है और एम्प्लॉयज भी करते हैं काम, दोनों ही साथ में मिलकर करते हैं। ऑटोक्रेटिक में सिर्फ लीडर कर रहा था। अब लीडरशिप कॉन्टिनम क्या होता है, लीडरशिप कॉन्टिनम शोज लीडरशिप इज नॉट फिक्स्ड, इट रेंजेस फ्रॉम बॉस सेंटर्ड टू एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। इधर ये बताते हैं कि लीडरशिप ना फिक्स्ड नहीं होती, ये बॉस सेंटर्ड टू एम्प्लॉयज सेंटर्ड भी जाती है। मतलब एक जगह पे तो बॉस का पूरा चल रहा है, उसके बाद फिर एम्प्लॉय का पूरा रूल्स चल रहे हैं, तो ये ऐसे चेंज होती है। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है और एम्प्लॉय की मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करती है। मान लो एम्प्लॉय इतना कि मैच्योर हो गया है तो हम एम्प्लॉय सेंटर लीडरशिप कर देंगे। मान लो सिचुएशन ऐसी है कि बॉस सेंटर रहना चाहिए तो बॉस सेंटर रहेगा। ठीक है, अब लीडरशिप अप्रोचेस क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच में क्या होता है, लीडर्स आर बोर्न विद सर्टेन क्वालिटीज। जो लीडर्स होते हैं ना उनके अंदर ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए वो लीडर ही बॉर्न होते हैं। मान लो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर इंटेलिजेंस है, उनके अंदर इंटीग्रिटी है, मतलब वो एक लीडर बनने लायक है। अगर हम ऐसे पर्सन को हम पहले कह सकते हैं ये तो लीडर ही है। फिर आता है बिहेवियरल अप्रोच, जो फोकस करते हैं कि व्हाट लीडर्स डू, लीडर क्या करते हैं, नॉट व्हाट दे आर। वो खुद पे फोकस नहीं करते कि वो खुद क्या है, बस वो फोकस इस पे करते हैं यार वो कैसे कर रहे हैं, वो लीडर्स कैसे करते हैं। ठीक है, फिर है सिचुएशनल अप्रोच, बेस्ट लीडरशिप स्टाइल्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सबसे बेस्ट जो लीडरशिप स्टाइल होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। नो सिंगल बेस्ट स्टाइल, कोई ऐसा सिंगल बेस्ट स्टाइल नहीं होता, सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने 3 अप्रोच पढ़ी लीडरशिप अप्रोचेस। एक तो ट्रेट अप्रोच, दूसरा हमने पढ़ा बिहेवियरल अप्रोच और एक तीसरा पढ़ा सिचुएशनल अप्रोच। सो ट्रेट अप्रोच कह सकते हैं क्वालिटीज जो होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लीडरशिप ग्रिड, ब्लेक एंड मोर्टन। लीडरशिप ग्रिड क्या एक्सप्लेन करती है, बैलेंस बिटवीन कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। किसके बीच में बैलेंस, लोगों के लिए कंसर्न और प्रोडक्शन के लिए कंसर्न। बेस्ट स्टाइल क्या होता है, यहाँ पे हाई कंसर्न दोनों के लिए ही होना, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीडरशिप ग्रिड। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी लीडरशिप इश्यूज। कंटेम्प्रेरी लीडरशिप इश्यूज में क्या क्या आते हैं, एथिकल लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजिंग डाइवर्सिटी एंड वुमेन लीडरशिप। तो मॉडर्न लीडर्स क्या करते हैं, मस्ट बी अडेप्टेबल एंड वैल्यू ड्रिवन। जो मॉडर्न आज के टाइम के लीडर्स हैं उनको अडेप्टेबल होना चाहिए, उनको वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब कंटेम्प्रेरी लीडरशिप इश्यूज में क्या आया कि एथिकल लीडर होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस है, डाइवर्सिटी कैसे मैनेज करें, वुमेन लीडरशिप। So this was all for unit number 4. Hope you like this video. If you like this video, like and subscribe to the channel. Till then, bye bye. I'll see you in the next video.